नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स चल रही थी। हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स चल रही थी और इस मैथ्स के अंदर जो हमारा टॉपिक या जो कह दें कि जो बुक चल रही थी वो चल रही थी ग्रुप थ्योरी। हमारी बुक का जो नाम है वो क्या है, ग्रुप थ्योरी, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समूह सिद्धांत। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि इस टॉपिक की मैं 18 वीडियोस आपके सामने पहले ला चुका हूं, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब थोड़ा सा ये बता दूं कि ये जो टॉपिक चल रहा है ये गोखरू व सैनी की बुक में से चल रहा है, यानी कि नवकार प्रकाशन की जो बुक्स हैं, ठीक है ना, वहाँ से ये टॉपिक मैं ले रहा हूँ। उनको हम फॉलो कर रहे हैं ताकि आप सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर सकें। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम 19th वीडियो बना रहे हैं। 19th हमारी वीडियो है, तो इसके अंदर पहले हम कुछ थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम पहले प्रूफ इनके काम में आते थे, लेकिन आजकल इनके प्रूफ काम में नहीं आते हैं। फिर भी इनकी जो स्टेटमेंट्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम में, यानी कि जैसे आरपीएससी का एग्जाम अभी आने वाला है, सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहली थ्योरम है वो आपके सामने ये है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, है ना। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम क्या कहती है, यदि ए बी सी, तीन अवयव ले लिए, यदि ए बी सी किसी ग्रुप जी के अवयव हैं, ए बी सी किसी ग्रुप जी के अवयव हैं, तो क्या होगा बच्चे, यदि ए बी इक्वल ए सी है ना, तो बी इक्वल सी माना जाएगा। इस बात को ध्यान से समझेंगे हम अभी। ठीक है, फिर अगर मैं ये लिखूं, इसको उल्टा लिखूं, बी ए इक्वल सी ए, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चे, ए से ए कट जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा, फिर भी क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू सी। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल बात है। हाँ जी, बिल्कुल सिंपल बात तो है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट बात है ये। देखो ये थ्योरम बहुत बार सीधी पेपर में छपी है, आरपीएससी एग्जाम में बहुत बार छप चुकी है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट यहां मार्क कर लेना है। देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि अगर किसी भी ग्रुप के अवयव हैं, ग्रुप है ऑलरेडी क्या है, समूह है, ऑलरेडी वो क्या है, समूह यानी कि ग्रुप है, तो उसके अवयव हैं जी। तो ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो ए को ए से काट सकते हैं, बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल, और ए को ए से यहां भी काट सकते हैं तो बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, ई के इक्वल। जो ये पहली प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, और जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं राइट कैंसलेशन लॉ, राइट कैंसलेशन लॉ, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। वाम निरसन नियम, और ये क्या है, दक्षिण निरसन नियम। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, हो सकता है आपको ये थ्योरम पूछ ली जाए, हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए कि वाम निरसन नियम या दक्षिण निरसन नियम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये थ्योरम आपको काफी ध्यान में रखनी है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी थ्योरम है वो है थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 की स्टेटमेंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। यदि ए तथा बी, ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हैं, एक बात याद आई मुझे, हो सकता है इस वीडियो को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो, तो आपको इंग्लिश मीडियम वालों को बता दूं कि इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, अगर ए और बी किसी ग्रुप जी के अवयव हैं तो समीकरणों इक्वेशंस ए एक्स इक्वल बी तथा वाई ए इक्वल बी के अद्वितीय हल होते हैं।
अद्वितीय हल होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको करेंगे कैसे थोड़ा सा देख लें। करेंगे मीन्स प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, इसकी मीनिंग समझ रहे हैं। इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी, देन द इक्वेशंस ax इक्वल टू बी एंड ya इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन। अद्वितीय हल का मतलब होता है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या है मतलब है यहाँ पे, इस इक्वेशन को देखिए, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है। ax इक्वल टू बी, ध्यान से देखिए, ax इक्वल टू बी, इस a को मैं अगर इधर ले जाऊं तो बनता क्या है, बनता है a इनवर्स इक्वल टू b, बनता है x इक्वल टू a इनवर्स b। इसका मतलब a एलिमेंट के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आंसर क्या आ जाए, b आ जाए। और यहाँ क्या कह रहा है, ya इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है कि a के साथ मैं कुछ नया एलिमेंट ऐसा मल्टीप्लाई करूं, कुछ कांस्टेंट ऐसा मल्टीप्लाई करूं जिससे क्या आ जाए, b आ जाए। अगर ये यूनिक है ना, मतलब x और y की वैल्यू यहां, अगर x और y की वैल्यू जो है वो यहां अगर यूनिक है, ठीक है ना, तो जो g है वो ग्रुप है। और अगर g ग्रुप है तो उसके पक्का हर एक एलिमेंट एक ऐसी इक्वेशन जो है वो यूनिक ही बनाएगा, वो यूनिक इक्वेशन बनेगी। इसके अलावा इसके 2 सॉल्यूशन या 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब हम थ्योरम 1.8 करेंगे दोस्तों। 1.8 थ्योरम में क्या है, किसी सामी समूह G में प्रत्येक अवयव, किसी सामी समूह G में प्रत्येक अवयव A, B बिलोंग्स टू G के लिए यदि समीकरणों ax इक्वल टू b तथा ya इक्वल टू b के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल हैं, तो G एक ग्रुप है। अब इस थ्योरम को पढ़ के आपके दिमाग में पिछली थ्योरम का जरूर दिमाग में आया होगा। थ्योरम 1.7 जो अभी हमने पिछले पार्ट में की है वो इसकी कन्वर्स थ्योरम है, या ये उसकी कन्वर्स थ्योरम है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ एक डिफरेंस है, थोड़ा सा आप देखेंगे जरा, एक डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ दे रखा है सेमी समूह, यहाँ देखिए आप क्या दे रखा है, सेमी समूह। गिवन क्या है हमें, सेमी समूह। सेमी समूह के एलिमेंट ले लिया हमने ए बी, अगर वो ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या आएगा, ग्रुप होगा। और 1.7 थ्योरम में क्या था कि अगर G एक ग्रुप है तो वो इन इक्वेशंस को पक्का सेटिस्फाई करेगा, और करेगा भी कैसे, यूनिकली करेगा। मतलब हल जो निकलेंगे, जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो सिंगल सिंगल निकलेंगे, ठीक है ना, सिंगल सिंगल निकलेंगे हल, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं बच्चे, कि अगर किसी सेमी समूह में, अगर आपको कोई भी सामी समूह दे रखा है, अगर आपको कोई भी सामी समूह दिया हुआ है और उसके अंदर आपको ax इक्वल टू b का तो यूनिक सॉल्यूशन है, ये बोला गया कि ax इक्वल टू b का तो यूनिक सॉल्यूशन है आपके पास, बट ay इज इक्वल टू b का यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वो ग्रुप नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होना जरूरी है, ax इक्वल टू b और ya इज इक्वल टू b। अब आप कहोगे हमें कैसे याद रहेगा अभी ax इक्वल टू b और y इक्वल टू b, कैसे याद रहेगा, तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखिए a के राइट साइड में नया एलिमेंट आ रहा है और यहाँ a के लेफ्ट साइड में नया एलिमेंट आ रहा है, मतलब a के लेफ्ट में कोई कांस्टेंट रखे तो भी आंसर b आ रहा है, और a के राइट में कोई कांस्टेंट रखें तो भी आंसर क्या आ रहा है, b आ रहा है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ देखिए a के राइट साइड में x आ रहा है और यहाँ a के ya आएगा, यहाँ पे ya इज इक्वल टू b। a के यहाँ लेफ्ट साइड में एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, एक में राइट साइड में और एक में लेफ्ट साइड में। अगर ऐसी कंडीशंस आपके दिमाग में आ रही हैं तो आप ये समझिए कि ये ग्रुप नहीं है, ये ओनली क्या है, सेमी ग्रुप है। और अगर दोनों की इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दोनों के यूनिक आंसर आते हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, एक ग्रुप है, ठीक। अब हम करते हैं दोस्तों 1.10 थ्योरम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1.10 थ्योरम 1.9, अब आप कहोगे 1.9 क्यों नहीं की, 1.9 काम की नहीं है, ठीक है, इसलिए छोड़ दी मैंने एक बार अपने लेवल पे।
तो 1.10 थ्योरम। फिर भी 1.9 में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1.10 थ्योरम देखिए क्या है, यदि फाइनाइट सेमी ग्रुप हो, क्या हो, फाइनाइट सेमी ग्रुप। अब आप हिंदी मीडियम वाले कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, तो भाई मैं लिख रहा हूं परिमित सेमी समूह। परिमित सेमी समूह में, परिमित सेमी समूह में यदि, परिमित सेमी समूह में यदि, क्या यदि, पहली कंडीशन लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स, पहले लिख लूं मैं। दूसरा यानी कि बी पार्ट, राइट आइडेंटिटी और राइट इनवर्स, राइट इनवर्स विद्यमान हो, विद्यमान हो तो वह ग्रुप कहलाता है। तो वो क्या होता है, ग्रुप होता है। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर आपने तो हमारे साथ धोखा कर दिया, ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से समझिए आप चीजों को। क्या है कि एक आपको दिया क्या हुआ है, परिमित सेमी समूह दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, परिमित सेमी समूह दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या क्या विद्यमान होना चाहिए, लेफ्ट आइडेंटिटी और लेफ्ट इनवर्स विद्यमान होना चाहिए। इसका मतलब वाम तत्समक और वाम प्रतिलोम, वाम तत्समक और वाम प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। अब ये वाम तत्समक वाम प्रतिलोम होता क्या है, थोड़ा सा आपको बता दूं। वाम तत्समक का मतलब है ए एलिमेंट दे रखा है, ए एलिमेंट दे रखा है, इसके लेफ्ट साइड में ई लगाया तो आंसर ए आ गया, ये आपका वाम तत्समक यानी कि लेफ्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट में विद्यमान हो और साथ ही साथ वाम इनवर्स का मतलब क्या है, ए के साथ मैं लेफ्ट में ए इनवर्स लगाऊं तो ई आ जाए, मतलब ए का एक ऐसा इनवर्स भी विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान होना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अगर किसी सेमी ग्रुप के अंदर लेफ्ट आइडेंटिटी लेफ्ट इनवर्स और राइट आइडेंटिटी राइट इनवर्स यानी कि दक्षिण तत्समक और दक्षिण प्रतिलोम विद्यमान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम के अंदर आपको जो एक बात ध्यान रखने वाली है ना, वो ये ध्यान रखने वाली है, ये चीज पेपर में पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है बच्चे, ध्यान से सुनना। अगर सपोज कि लेफ्ट आइडेंटिटी विद्यमान है, लेफ्ट आइडेंटिटी विद्यमान है और राइट इनवर्स विद्यमान है, लेफ्ट आइडेंटिटी विद्यमान है और राइट इनवर्स विद्यमान है। क्या कह रहा हूं मैं, देखो लेफ्ट आइडेंटिटी का मतलब ये चीज विद्यमान है, ई ए इज इक्वल टू ए, और ये विद्यमान नहीं है, लेकिन इसकी जगह पे क्या विद्यमान है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि तत्समक अवयव तो लेफ्ट वाला विद्यमान है, लेकिन प्रतिलोम राइट वाला यानी कि दक्षिण प्रतिलोम विद्यमान है। ऐसी कंडीशन में हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं, आप निश्चित नहीं कह सकते। क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चार ऑप्शन दे दिए जाएं कि किसी सेमी ग्रुप के अंदर ये दोनों चीजें विद्यमान है तो वो ग्रुप होगा या नहीं होगा, ठीक है। चार ऑप्शन दे दिए, ग्रुप है, नहीं है, सेमी ग्रुप है या फर्स्ट और थर्ड दोनों, तो आप दोनों लिखोगे कि ये ग्रुप नहीं है, ये एक सेमी ग्रुप है। ये हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखनी है बात आपको। 1.10 थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगला जो हमारा टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूं, ये टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आरपीएससी एग्जाम में पक्का आता ही आता है, ये खास ध्यान रखने वाली बात है। टॉपिक का नाम है ग्रुप के अवयव की कोटि। ग्रुप के अवयव की कोटि, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। इसको कैसे डिफाइन करेंगे पहले ये समझते हैं आप।
माना ए किसी समूह यानी कि ग्रुप का अवयव है। ए क्या है? किसी ग्रुप का एलिमेंट है, कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों थोड़ा सब्र रखना है, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूंगा भाई, ठीक है। ए किसी समूह का अवयव है किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए की n बराबर e हो तो जो n है ए की कोटि कहलाती है। n जो है वो ए की कोटि कहलाती है। जो n है वो ए की क्या कहलाती है? कोटि। ये धनात्मक जो पूर्णांक है ये न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहां लिख भी सकते हैं अपने न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये काफी ध्यान रखना है। अब इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनना। क्या सिस्टम क्या है इसके अंदर, सुनिए ध्यान से। हाँ जी, ए किसी ग्रुप का एलिमेंट है और किसी मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर के लिए, मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर ए एन की वैल्यू ई के इक्वल आती है, ई क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो जो एन है ना, ये ए की क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। यानी कि एन को हम ए का ऑर्डर बोलेंगे। एन को क्या बोलेंगे? ए का ऑर्डर। इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे, इसी वीडियो के अंदर इस टॉपिक पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान से समझना कि अगर a की पावर n करें, a को किसी अपने ही एलिमेंट के साथ संक्रिया लगाते जाएं, कितनी बार लगाएं कि आपका जो आंसर है वो e आ जाए। आपका जो आंसर है वो क्या आ जाए? e आ जाए, ठीक है। तो उसको n को जो क्या बोलेंगे? a का ऑर्डर बोलेंगे और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n। ऑर्डर o ब्रैकेट में a, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यदि n विद्यमान ना हो, मतलब a को कितनी मर्जी बार संक्रिया लगाते जाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट बने ही ना, a को कितनी मर्जी बार संक्रिया लगाते जाएं कि e ना बने, आइडेंटिटी एलिमेंट ना बने, तो ग्रुप की कोटि क्या कहलाएगी? तो ग्रुप की कोटि अपरिमित कहलाएगी। जो अवयव की कोटि है वो अपरिमित या शून्य भी कहलाएगी, ठीक है ना। अपरिमित या शून्य, इनफाइनाइट या जीरो कहलाएगी। उस अवयव की जो कोटि है वो क्या कहलाएगी? अपरिमित या शून्य। तो उम्मीद करता हूं ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने देखिए, क्या है? गुणनात्मक समूह 1 ओमेगा और ओमेगा क्यूब। हमें दो ग्रुप दे रखा है 1 ओमेगा और ओमेगा क्यूब, ठीक है। मैं प्रत्येक अवयव की कोटि निकाली है, हमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकालना है, प्रत्येक अवयव की कोटि। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही एक डेफिनेशन बताई थी कि a की पावर n लिखता हूं, अगर e आ जाए तो जो n है वो क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होती है। बहुत सिंपल बात बताई थी, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करें? अब आपको गुणनात्मक समूह दिया है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है। ग्रुप कैसा है? मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि आपकी जो ग्रुप की संक्रिया दी गई है ना, द ऑपरेशन विच इज गिवन दैट इज मल्टीप्लाई, ठीक है ना। संक्रिया या ऑपरेशन जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? गुणा दिया गया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए ये 1 है, 1 को मैं कितनी बार गुणा करूं, कितनी बार गुणा करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? अब 1 ही क्यों? क्योंकि गुणात्मक ग्रुप है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, उसके लिए e की वैल्यू 1 होती है। ये आपको याद रखना है, पिछली वीडियोस में बहुत बार यूज भी हो चुका है कि जो e की वैल्यू होती है वो 1 होती है। किसके लिए? गुणात्मक ग्रुप के लिए, मल्टीप्लिकेटिव के लिए। और एडिटिव ग्रुप के लिए यानी कि योज्यात्मक ग्रुप के लिए जो e की वैल्यू होती है वो 0 होती है। ये मल्टीप्लाई के लिए है और ये प्लस के लिए है, ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको ग्रुप की कोटि यानी कि अवयव की कोटि की जो परिभाषा है वो ये बताई गई कि a को
न्यूनतम पूर्णांक क्या लें, तो a को मैं एक बार ही मल्टीप्लाई करूं तो भी आंसर एक ही आता है। यहाँ तो मैंने आपको 10 बार, जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो, इसका आंसर तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन जितनी मर्जी बार नहीं, हमें तो न्यूनतम लेना है, तो कम से कम कितनी बार गुणा करें कि आंसर 1 आ जाए, आंसर ई आ जाए आपका। मैंने परिभाषा को इस तरीके से यूज किया, 1 की पावर n इज इक्वल टू ई। तो बेटा e की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 1 की पावर n। अब n का मान क्या हो सकता है कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है ना। तो 1 की पावर 1 ही होगी, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 1। ये मेरी पहले एलिमेंट की कोटि आ गई, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब मेरे पास सेकंड एलिमेंट है ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ई बन जाए, यानी कि 1 बन जाए। तो बहुत सिंपल है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में सीखा है और यहाँ आपको ये यूज करना है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1 होती है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा 3 क्यों हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अगर नहीं भी आया तो आपको कमेंट करके मुझे बताना जरूर है कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है जी, ठीक है ना। आप मुझे प्लीज इन्फॉर्म जरूर करेंगे, और अच्छा भी लग रहा है तो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये आपकी ड्यूटी बनती है। ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्या है, 3। क्यों आया, क्योंकि ओमेगा को मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए, तत्समक अवयव बन जाए। तो ओमेगा को 3 बार मल्टीप्लाई किया, जिससे मेरा तत्समक अवयव बन गया। कितनी बार किया था, 3 बार। तो ये जो n की वैल्यू है ये हमारा ऑर्डर होता है। अगला एलिमेंट है ओमेगा क्यूब। अगला एलिमेंट क्या है, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब तो बहुत सिंपल है, देखो हमारा एलिमेंट है ओमेगा क्यूब। इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, बताओ। न्यूनतम कितनी बार मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। तो ओमेगा क्यूब की यहाँ मैं n की वैल्यू 1 रख दूं तो क्या बनेगा, देखो ओमेगा क्यूब की पावर 1। इसका मतलब क्या है, ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यानी कि ओमेगा क्यूब को आप एक बार ही मल्टीप्लाई करो, जिससे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1, क्योंकि आपने ओमेगा क्यूब को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, केवल एक बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या, देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 0 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट दे रखे हैं आपको, और संक्रिया दे रखी है +4, संक्रिया दे रखी है +4 के लिए अवयव की कोटि निकालिए। क्या निकालना है, अवयव की कोटि। प्रत्येक अवयव की कोटि निकालनी है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, e। अब यहाँ पावर से मतलब गुणा ही नहीं है, पावर से मतलब गुणा नहीं है। n को कितनी बार संक्रिया लगाएं, चाहे वो संक्रिया प्लस की है, चाहे वो माइनस की है, चाहे वो मल्टीप्लाई की है, कुछ भी है, वो ऑपरेशन कितनी बार लगाएं कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं 0 को कितनी बार ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए। पहले मैं 0 के लिए बात कर रहा हूं, फिर मैं अगले एलिमेंट्स की बात करूंगा। तो मैं 0 को कितनी बार ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 क्यों आ जाए। अब गुरुजी 0 क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 0 है। मुझे बनाना ही क्या है, मुझे हर बार 0 ही बनानी है। हर बार मुझे क्या बनानी है, 0 बनानी है। तो कैसे बनेगी 0 भाई साहब, 0 बार बार ऐड करने से बनेगी। कैसे बनेगी, बार बार ऐड करने से। अब आप 0 को कितनी बार ऐड करो, न्यूनतम पूर्णांक है, n क्या है, न्यूनतम है ना, मिनिमम जो इंटीजर है वो है, ठीक है, लीस्ट इंटीजर। तो 0 को मैं केवल और केवल एक बार ऐड करूं तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या रहेगा, 1 रहेगा। ऑर्डर ऑफ 0 क्या रहेगा, 1, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं अगली बात करता हूं 1 के लिए। एलिमेंट मैंने लिया 1, कलर चेंज करें, एलिमेंट मैंने लिया बच्चे 1, हाँ जी। अब जो 1 एलिमेंट है, 1 को मैंने बेटा 2 बार ऐड किया, 1 को 2 बार ऐड किया तो आ गया 2। फिर मैंने 1 को 3 बार ऐड किया तो आ गया 3। मुझे लाना क्या है,
मुझे लाना है 0। कब आएगा देखो, 1 को मैंने 4 बार ऐड किया, 1 को मैंने 4 बार ऐड किया 4, लेकिन जो मेरी संक्रिया है वो क्या है, संक्रिया है +4। और +4 का मतलब क्या है, पिछले वीडियोस में इसके रिलेटेड बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं। जब हमने तत्समक अवयव निकालने की प्रैक्टिस की, जब हमने प्रतिलोम अवयव निकालने की प्रैक्टिस की है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए थे। तो यहाँ मेरे पास 4 बन रहा है। जब 4 बनता है तो उसमें से 4 माइनस हो जाता है। +4 का मतलब ही यही है कि आपका जब योग 4 बन जाए या 4 से बड़ा बन जाए तो उसमें से आप 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 4 में से जब आप -4 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। इसका मतलब ये है 1 + 4, 1 क्या है, 1 + 4, 1 + 4, 1 + 4, 1। कितनी बार लिखा, 1 2 3 4, ये क्या बनेगा, 0। क्योंकि 4 बार आपने ऐड किया और 4 बनते ही उसमें से 4 माइनस हो गया। ये बहुत सिंपल बात है। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है, पुरानी वीडियो, तो आपको हो सकता है ये चीज़ समझ ना आए। फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 क्या रहेगा, 4 रहेगा। ऑर्डर ऑफ 1 क्या रहेगा, 4। अगली बात है, अगला एलिमेंट है हमारा 2। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। 2 में मैंने 2 ऐड किया, क्या बन गया, 4 बन गया। कितनी बार ऐड किया बेटा, सिर्फ 2 बार ऐड किया है। 2 को कितनी बार ऐड किया आपने, 2 बार ऐड किया है, क्या बन गया, 4। अब +4 का मतलब ही क्या है कि 4 या उससे बड़ी संख्या बनते ही उसमें से 4 माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो 4। तो बेटा यहाँ से 4 माइनस करोगे तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ 2 क्या है, 2 है। पिछली स्क्रीन में चले, ऑर्डर ऑफ 1 क्या था, 4 था। ऑर्डर ऑफ 0 क्या था, 1 था। ऑर्डर ऑफ 2 क्या है, 2 है। समझ में आ रही है बात। अब 3 की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, 3 की। कलर चेंज करके फिर बात करेंगे। हाँ जी, 3 में 3 ऐड किया। इस 3 को थोड़ा ऊपर लिखेंगे, 1 सेकेंड। हाँ जी, इस 3 को हम ऊपर लिखेंगे। क्या बन गया, 6। क्या बन गया, 6। 6 में +3 +4 करो आप, क्या बन गया, 9। अब जब ये 6 बना था ना, जब ये 6 बना था, इसको आगे आगे ऐड नहीं करते जाना है। 6 बना था तो इसमें से आप 4 माइनस कर दो। तो यानी कि 3 + 4, 3 का आंसर क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा, 6 नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा 6? क्योंकि 6 बनते ही हमने उसमें से 4 माइनस कर दिया। 4 या 4 से बड़ी संख्या बनते ही उसमें से 4 माइनस कर दो। अब इसमें आप वापिस +4 करो तो ये क्या बन गया, 5 बन गया। क्या बन गया, 5। 5 नहीं आंसर इसका, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 है। क्यों है भाई 1 आंसर, क्योंकि 5 में से 4 माइनस कर दिया। अब मेरे पास आंसर क्या बना लास्ट में, 1। 1 में मैंने फिर 3 ऐड किया तो क्या बन गया, 4। अब इसका आंसर 4 नहीं है, इसका आंसर क्या है, 0 है। तो मैंने कितनी बार ऐड किया, देखो बहुत सिंपल बात है, 1 2 बार ऐड किया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। कितनी बार ऐड किया, चौथी बार। 3 चौके 12 होता है, 12 में से 4 को आप कितनी बार माइनस करोगे, 3 बार माइनस करोगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि आप 3 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, देखो 1 बार, 2 बार, इसका आंसर 2 आ गया था। फिर 1 बार और ऐड किया, फिर इसका आंसर 1 आ गया था, इसका आंसर फिर 1 और ऐड किया 4। तो ऑर्डर ऑफ 3 क्या रहेगा, 4 रहेगा। ऑर्डर ऑफ 3 क्या रहेगा, 4। आपने 3 को कितनी बार ऐड किया है कि आंसर आपका क्या बन जाए, 0 बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाए। एक पीछे स्क्रीन में और चले, एक एलिमेंट और है 4। तो 4 का तो बहुत सिंपल है भाई, 4 को आप 1 बार ही ऐड करो तो इसका आंसर 0 बन जाएगा। 1 बार ही ऐड करो, इसका आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो ऑर्डर ऑफ 4 क्या बनेगा, 1। ऑर्डर ऑफ 4 क्या बनेगा, 1, क्योंकि 4 बनते ही उसमें से 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट की कोटि यानी कि ऑर्डर निकालने की प्रैक्टिस आज हमने की है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, या वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या वीडियो में कोई सजेशन है तो आपका ज़रूर बताइए। कैसा सिलेबस आप चाहते हो और किस तरीके की वीडियो आप चाहते हो ज़रूर बताइए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।